नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस में। दीपावली जा चुकी है और आप सबकी दीपावली बड़ी मंगलमय रही होगी, इसकी मैं आप सबसे कामना करता हूँ और आपको भी मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन के बारे में और आज हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है अर्धसूत्री विभाजन और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 12th क्लास में हर जगह ये टॉपिक काम आएगा ही आएगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। कहाँ पर होता है? ये विभाजन होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं? इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। ये लैंगिक जनन के बारे में हमने दो चीजें देखी। कहाँ पर होगा? लैंगिक जनन कोशिका में होगा। और क्या होगा इसके अंदर? विभाजन में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तीसरा, यह दो अवस्थाओं में होगा। होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन के अर्धसूत्री विभाजन है क्या। अब हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। जैसे हमें पता है कि विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 अवस्थाएं होती है। अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अवस्था होगी मियोसिस फर्स्ट होगी। तो ये हो गया प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज। सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज फर्स्ट क्यों होती है? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को 5 उपावस्था में बांटा जाता है। 5 उपावस्था कौन कौन सी? L, Z, P, D, D। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन,
डाइकाइनेसिस। ये 5 उपावस्थाएं हैं। ये है मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की खास बात क्या होगी, हम यहाँ एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो हमने वहां लिखा था कि इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। तो हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, जीनोम। ठीक है, जीनोम क्या होता है? अर्ध गुणसूत्रों का समुच्चय। क्या कहलाता है? जीनोम। अगर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है, जो कि 2n है, ठीक है, और ये है 23 हो जाती है n। तो जो ये समुच्चय है, ये क्या कहलाएगा? जीनोम, अर्ध गुणसूत्रों का समुच्चय। और प्रत्येक जीव को 2 समुच्चय मिलते हैं। प्रत्येक जीव को, एक अपने पिता से और एक अपने माता से। ठीक है, तो 2 अर्ध गुणसूत्रों का समुच्चय प्रत्येक जीव में है, और इन 2 अर्ध गुणसूत्रों के समुच्चय का निर्माण ही क्या है? एक तरीके से अर्धसूत्रीय विभाजन है। तो अब हम शुरू करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को। ये आप एक बार देख लीजिए, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। इसको भी हम लिख लेते हैं ऐसे। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट उपावस्था नंबर 1, लेप्टोटीन। क्या होगा उस अवस्था के अंदर? लैंगिक कोशिकाएं विभाजन प्रारंभ होना शुरू होता है। जब लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन प्रारंभ होगा, तो इस अवस्था के अंदर क्या होगा? ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है। ठीक है, जो कोशिका का आयतन बड़ा होता है सबसे पहले तो, क्योंकि वृद्धि अवस्था आती है। आप जब 12th क्लास में आएंगे, जब आप देखोगे कोशिका का आकार व आयतन में वृद्धि, सबसे मेन काम ये होता है ग्रोथ फेज, जिसे हम कहते हैं वृद्धि अवस्था। और समजात गुणसूत्रों का पास आना, 2 मुख्य काम शुरू हो जाते हैं इस अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्येक जीव के अंदर आधे गुणसूत्र मां से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। तो समजात गुणसूत्रों का पास आना प्रारंभ हो जाता है। ये घटना होती है लेप्टोटीन अवस्था में। जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था। अब हम बार बार कोशिका का डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट गुणसूत्र की बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ काम किसका हो रहा है? गुणसूत्र का। तो जाइगोटीन अवस्था में जैसे ये कोशिका है, हम इसकी बात कर रहे हैं डायरेक्टली, सिंपल समजात गुणसूत्र पास आ गए। ये है समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र पास आ गए बहुत ज्यादा, और एक युग्मन का निर्माण करते हैं, सिनेप्सिस से हम बोलते हैं, सूत्र युग्मन। सिनेप्सिस।
इस तरीके से सिनेप्सिस का निर्माण हो रहा है। ये सब अवस्था किसमें चल रही है? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर चल रही है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन। अब हम बात है पैकेटिन अवस्था में। यहाँ पर सिनेप्सिस बनने की शुरुआत होती है, पास पास आते हैं। पैकेटिन अवस्था के अंदर ये बिल्कुल एक दूसरे को कोइल कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं एक दूसरे को। डायग्राम में तो बताना पॉसिबल नहीं है। और इस अवस्था में ये पूर्ण रूप से द्विवलन अवस्था में जाते हैं। मतलब जो गुणसूत्र हैं एक दूसरे के बिल्कुल अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। इसे बोलते हैं द्विवलन अवस्था, बाइवेलेंट। तो ये पैकेटिन अवस्था में होता है। अब इस जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो है आपकी डिप्लोटिन अवस्था, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। तो ए बी, ये सी और डिप्लोटिन अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था ही है। मैं अब इसको नहीं बना रहा हूँ बार बार, मैं गुणसूत्रों को बना रहा हूँ। इस अवस्था में क्या होंगे कि यहाँ द्विवलन से जो गुणसूत्र हैं वो अब क्रोमेटिड का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। क्रोमेटिड का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र। एक गुणसूत्र अपने आप को दो भागों में बांट लेता है और सेंट्रल में से जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहलाता है। तो ये यहाँ क्रोमेटिड का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इस तरीके से ये देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ बाइवेलेंट थे या टेट्रावेलेंट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, चतुर वाला नहीं है। कौन सी अवस्था है ये? टेट्रावेलेंट। अब इसी अवस्था में 3 से 4 दो मुख्य काम होते हैं। कौन कौन से मुख्य काम होते हैं? पहला काम होता है बना ले। पहला काम होता है इस अवस्था के अंदर जो मुख्य काम होता है, पहला काम होता है काइजमेटा का निर्माण। ये मुख्य कार्य। दूसरा, इस काइजमेटा निर्माण से होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम बोलते हैं जीन विनिमय। ये मुख्य काम होते हैं इस अवस्था में। ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है डिप्लोटिन अवस्था। कैसे होते हैं अब हम उस पर बात करते हैं आगे। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। ये टेट्रावेलेंट कंडीशन है, ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ 3D डायग्राम तो बन नहीं सकता अपने पास। ये देखिए, दोनों अर्ध गुणसूत्र, दोनों समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिससे कि किसका निर्माण करते हैं, काइजमेटा का। ये एक्स शेप में जो है, ये देखिए, ये एक्स, ये एक्स, ये है काइजमेटा, और ये काइजमेटा क्या कर रहे हैं, यहां पर हो रहा है गुणसूत्रों के जीन का विनिमय। जीन विनिमय, जीन विनिमय होने के पश्चात जो काइजमेटा है ये वापस खुलने लग जाएंगे। खुलने की अवस्था कहलाती है आपकी ई अवस्था, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अवस्था, इस अवस्था में वापस खुलने लग जाएंगे, और खुलेंगे कहाँ से, केंद्र से बाहर की ओर। कुछ ही जगह वो जुड़े रहते हैं और अंत में वहां से भी अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक जगह जोड़ दिया हमने मात्र, और ये आखिरी में खुल गए, सारे क्रॉसिंग ओवर खुल गया, काइजमेटा एक शेष रह गया, और अंत में पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे ये। और अलग होने के साथ साथ आपस में जीन विनिमय कर चुके होते हैं, एक दूसरे के जीनों का। ये जहां जहां काइजमेटा का निर्माण हुआ था, इस तरीके से। तो इस तरीके से डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर उपांतीय भवन की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं उपांतीय भवन। प्रक्रिया द्वारा जीन विनिमय होने के पश्चात अब मुख्य जो चीजें हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है यहाँ पर, जीन विनिमय। इस जीन विनिमय के कारण ही म्यूटेशन होता है, और इस जीन विनिमय के कारण ही संतान में विविधताएं उत्पन्न होती है, या प्रजातियों में विविधताएं उत्पन्न होती है। तो ये सारी अवस्था किसकी थी, प्रोफेस फर्स्ट की। अब आगे चलते हैं हम। मेटाफेज, क्या होता है मेटाफेज अवस्था में, जो गुणसूत्र क्रॉस जीन विनिमय के बाद मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। सूत्र युग्मन हो रखा है भी इनमें, लेकिन ये वलन एक दूसरे से खुल चुके हैं। और अभी इस अवस्था में ये टेट्रावेलेंट अवस्था में है। ठीक है, अब वही सेंट्रोसोम आ गया, तर्कोतंतुओं का निर्माण हो चुका,
ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है इनका निर्माण, मैं आपको बता चुका हूँ। जो ये अवस्था है ये क्या कहलाएगी? मेटाफेज। एनाफेज अवस्था, अगली जो अवस्था है एनाफेज। इस अवस्था में क्या होगा कि मेटाफेज से गुणसूत्र पृथक पृथक होना चालू हो जाएंगे और ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे। यह हो गई एनाफेज अवस्था, ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर दिया गया है। अंतिम अवस्था आती है टीलोफेज। टीलोफेज अवस्था, इस अवस्था में क्या होगा कि सभी गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे समसूत्री विभाजन के समान ही, और केंद्रक का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। ये केंद्रक का निर्माण हो चुका है और वही केंद्रिका का निर्माण और फिर दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कंप्लीट हो चुका होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है जब शुरुआत में बात हुई थी कि 2n46 गुणसूत्र हैं और मियोसिस फर्स्ट में n23 गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। तो ये अवस्था है एन अवस्था। एन इस तरीके से जो मियोसिस फर्स्ट है उससे दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। अब जो मियोसिस फर्स्ट की अवस्था है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के मध्य किसी प्रकार की अंतरावस्था नहीं पाई जाती, तो जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो अंत में होता है। तो जैसे ही केंद्रक का निर्माण होता है, जैसे अभी हो चुका, इसी निर्माण के साथ साथ तुरंत ही वापस इनमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जैसे हम कहेंगे मियोसिस सेकंड। एक कोशिका को ले लिया, दो में से एक केंद्रक को ले लिया हमने, दो केंद्रक हमने बनाए थे, टेलोफेज में एक केंद्रक को ले लेते हैं। पुनः वापस प्रोफेज अवस्था होगी। थोड़ा सा आयतन बढ़ा हुआ है इसका। केंद्रिका जीनविनी में हुआ ही था। यह अवस्था क्या है? प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज सेकंड। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मियोसिस सेकंड। ठीक है, फिर आती है मेटाफेज अवस्था।
जो मियोसिस सेकंड है वो किसके जैसे होता है? माइटोसिस की जैसे समसूत्री विभाजन के समान होता है ये, क्योंकि वही अवस्था इसमें वैसे की वैसी रहती है। तो हम देखते हैं, और ये मेटाफेजिक प्लेट में आ गए वापस से। और ये जीन विनिमय हुआ इनमें। ठीक, मेटाफेज के बाद वही पुनः एनाफेज अवस्था, और जो गुणसूत्र हैं दूर होके वी शेप में अपने अपने ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे वापस से। अब ये बाइवेलेंट से अब सिंगल हो चुके हैं। शुरुआत में टेट्रावेलेंट थे, फिर बाइवेलेंट हुए, अब सिंगलेट। देख सकते हैं आप, सब सिंगल हो गए। ये केंद्रक का निर्माण हो गया। एनाफेज है अभी तो, एनाफेज अवस्था है। ये मेटाफेज अवस्था हो चुकी है। मेटाफेज के बाद एनाफेज। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और अब टीलोफेज। केंद्रक का निर्माण और खांच विधि द्वारा कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो थी n, और यहाँ पर जब विभाजन हो गया तो अभी गुणसूत्रों की संख्या क्या रही? n। तो इस तरीके से जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, हम थोड़ा इसको और देखते हैं। साइटोकाइनेसिस को देखते हैं अब हम। हमने देखा था कि म्यूसिस फर्स्ट के अंदर केंद्रक बन गए फर्स्ट में, और ये सब कैसे हैं? अगुणित। ये जनन कोशिका है 2n, केंद्रक बने, कोशिका का आगे निर्माण हो, इन केंद्रक का फिर से विभाजन हुआ। ये म्यूसिस फर्स्ट अवस्था थी, यह म्यूसिस सेकेंड अवस्था है।
केंद्रक का विभाजन बोल रहा हूँ फिर से, ये एन एन एन, 4 केंद्रक बन गए। अब जाके साइटोकाइनेसिस होगा और चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये सारी प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन में। और इन अगुणित कोशिकाओं से गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण। तो ये कंप्लीट हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। और वही खांच विधि द्वारा ही होगा जीवों में, पादपों में सेल प्लेट मेथड से होगा। महत्व क्या क्या है अर्धसूत्री विभाजन के? लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, युग्मक निर्माण में संततियों में सूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनाए रखना। कैसे बनाते हैं? जीव द्विगुणित है, युग्मक अगुणित है। फिर ये जीव बनेगा तो 2n होगा और फिर इसके जो गुण बनेंगे तो n होंगे एकांतर क्रम में। जैव विविधता उत्पन्न करता है। कैसे करता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। उत्परिवर्तन मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन से होता है। किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन हो, निम्न वर्गीय पादपों के युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता। तो ये कुछ महत्व हो गए अर्धसूत्री विभाजन के। तो उम्मीद है अर्धसूत्री विभाजन आपके क्लियर हो गया होगा। तो आगे पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक जो भी है 11th क्लास का, हम उसको आगे
लेंगे। थैंक यू।